हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 20, 21, 22 मई का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आई होप कि आप लोगों की न्यूज़ की प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो गई होगी, और जिनकी भी अभी भी न्यूज़ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है वो मुझसे पर्सनली डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि एक हफ़्ता और आप लोग वेट कर लीजिए। जो भी हेडलाइंस आती हैं उनको अच्छे से कवर करते हुए चलिए। और गाइज़, ये जो पॉइंट्स आपको अलग अलग मिल रहे हैं, अब जैसे कि वैक्सीन्स के ऊपर कितनी सारी न्यूज़ हम लोग अभी तक 7 मई से डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक अगर उठाएंगे तो ब्लैक फंगस कितनी बार आ चुका है चर्चा में। कोविड की बात हम लोग कितनी कर चुके हैं, स्टिमुलस पैकेजेस की बात कितनी कर चुके हैं, आरबीआई की कितनी कर चुके हैं, जो हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड न्यूज़ होंगी। ठीक है गाइस, ये आपके जो ब्लैक फंगस हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब हमारी साइंस से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, और इनका इम्पैक्ट हम लोग सोशल भी देखेंगे गाइस, और इसका हम लोग इम्पैक्ट किस पर देखेंगे, इकोनॉमिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो जो भी न्यूज़ आती जाएगी उसको हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे। अभी जैसे कि हम लोगों ने दालों की बात की थी, ठीक है, पल्सेस की बात हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में की थी। आज फिर एक न्यूज़ कवर हुई है तिलहन के ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रेमिटेंस रिपोर्ट, ये आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी, जैसे क्रिप्टो करेंसी अब हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस किया था, और अब ये फिर से न्यूज़ में है क्रिप्टो करेंसी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि किस तरह से न्यूज़ की फ्रिक्वेंसी बार बार होती जा रही है। ठीक है, उनका रिपीटेशन किस हिसाब से होता जा रहा है। ठीक है गाइस, अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पर्सनल डिस्कस कर सकता है, लेकिन जो भी पॉइंट्स आपको इसमें समझाए जाते हैं उनको कहीं नोट डाउन करके ज़रूर रखें, और कोशिश करें कि उस न्यूज़ को रिवाइज़ ज़रूर करें। इससे आपका एक बैकग्राउंड जो है करंट का वो क्लियर होता चलेगा। और करंट में जैसे आईसीएमआर है, इसका नाम हम लोग कितनी बार ले चुके हैं, आप लोगों को खुद भी पता होगा। जो 7 मई से हमारी क्लासेस कर रहे हैं करंट की, उनको पता होगा आईसीएमआर कितनी बार हो चुका है। कोविड-19, ब्लैक फंगस, ये वाली जो न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी की हो गई, पल्सेस की हो गई, आरबीआई की हो गई हैं, इन्फ्लेशंस की हो गई हैं, पॉवर्टी की बात करें, कोई योजना की बात करें, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी किसकी, एक्सपोर्टर्स के लिए जो योजना लाई गई है, एनजीओ के लिए जो क्या लाए गए हैं, एनजीओ के लिए शेयर मार्केट्स बनाने की बात की जा रही है, जिससे उनको एट अ टाइम पैसा क्या मिल सके। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को भी करंट में प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे पर्सनली डिस्कस कर सकता है, और आई होप कि अब आप लोगों को करंट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, और हिंदी के पेपर इसलिए नहीं डिस्कस करे जाते यहाँ पे क्योंकि उसमें न्यूज़ें उतनी अच्छी होती नहीं हैं। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चाइनीज़ क्रैकडाउन क्या है ऑन क्रिप्टो करेंसी। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसको भारत ने परमिशन दे दिया है, लेकिन भारत में इसके रेगुलेशन के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये विजुअल होती है। अगर जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि जो कौन इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने कहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और भारत में इसके लिए 2 संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है गाइस, चाइनीज़ रेगुलेटर्स हैव dictated restrictions that ban financial institutions and payment companies from providing services related to cryptocurrencies, provided and issued in 2017. The new, which was posted by the People's Bank China's, जो चाइना का जो पीपल बैंक है, पीपल बैंक ऑफ चाइना, उसने क्या किया है, अब ये बोला है कि वर्चुअल करेंसीज आर नॉट, दैट वर्चुअल करेंसीज आर नॉट सपोर्टेड बाई माई रियल वैल्यू। ठीक है, बाई एनी रियल वैल्यू। तो ये क्या बोल रहे हैं कि चाइना में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, लीगल तौर पर निवेश के रूप में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पर इसका प्रयोग नहीं होगा। चाइना की तरफ से जो भी इन्वेस्टर आएंगे उसमें नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लीगली इसको क्या किया गया है,
लीगली इसको मना कर दिया गया है चाइना के द्वारा। ठीक। अच्छा, जब चाइना ने अपने वहाँ ये किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को अपने वहाँ प्रतिबंधित कर दिया है, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? चाइना। कई देश दिए होंगे, यूएस, भारत, चाइना, श्रीलंका। चाइना टिक कर लेना, सही हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है, अगर मेंस की बात करें तो क्या इसका ग्लोबली इफेक्ट पड़ा है? ऑब्वियसली ग्लोबली इफेक्ट पड़ा है, और इसमें क्या हुआ है, शेयर मार्केट्स के दाम गिर गए हैं। अब हम लोगों ने चाइना और वर्ल्ड के लेवल पर इसको देख लिया है। ग्लोबल लेवल पर क्या हुआ है, इसके दाम गिर गए हैं। ठीक है। अब देखिए पॉइंट सुन लीजिए, चाइना का क्या था कि इंस्टीट्यूशंस कांट प्रोवाइड एक्सचेंज सर्विस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड देन यान और फॉरेन करेंसीज। जो भी ट्रेड होगा किसका, यान और उसका क्रिप्टो करेंसी के बीच में, वो मना कर दिया गया है। इंस्टीट्यूशन वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्रिप्टो करेंसी सेविंग ट्रस्ट ऑन सर्विस एंड इश्यूज क्रिप्टो रिलेटेड। ये भी इन्होंने मना कर दिया, कोई लीगली इसका यूज़ नहीं करेगा। ठीक है गाइस। अब अगर हम लोग बात करें इंडिया के लेवल पर कि इंडिया में क्या हुआ है, इसका असर इंडिया पे कैसा पड़ा। एक तो चाइना ने किया तो क्या ग्लोबली इफेक्ट पड़ा, और दूसरा अब भारत में क्या हुआ। तो इन्वेस्टर फेस लॉसेस एमिट आउट एजेस इन क्रिप्टो ब्राउजर्स। ठीक है, बोरेसेस। ठीक है गाइस। तो इंडिया क्रिप्टो इन्वेस्टर वेयर लेफ्ट इन द लंच एमिट क्रशेस प्राइस एज डोमेस्टिक क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजिंग विजरेक्स एंड कोडेक्स। अच्छा, इन दोनों के नाम लिख लीजिए, भारत में अगर कभी देखने को मिल जाए तो ये क्या है, वेजिरेक्स एंड कॉइनडेक्स। ये वो संस्थाएं हैं भारत में जो क्या करती हैं, क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करती हैं। अब देखा ये गया है कि इन्वेस्टर फेस लॉसेस। अब ग्लोबल वैल्यू इसकी गिरने के कारण क्या हुआ है, भारत के जो इन्वेस्टर्स थे उनमें भी क्या आ गई है, गिरावट आ गई है। ठीक है गाइस। Crypto investor took to social media to complain that their deposits were not gathering reflected and that they were unable to invest। ठीक। अब वो क्या हो रहा है, अब ये इसको नहीं कर पा रहे हैं। भारत में इसका इफेक्ट देख लीजिए। भारत में भी ये दो संस्थाएं ऐसी हैं जो क्रिप्टो करेंसी को क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी जाकर अपनी मुद्रा को, अपने जो करेंसी है उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करवा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के, जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर इसके ऊपर से क्या किया था, क्रिप्टो करेंसी में प्रतिबंध हटा दिया था, तो कुछ संस्थाएं थी। ये संस्थाएं कौन सी थी, वो हम लोग ने देख लिया है। अब देख लेते हैं कि भारत में इसका प्रभाव सेलर और इन्वेस्टर दोनों पे पड़ा है। भारत में इसके लिए कोई रेगुलेटर अथॉरिटी नहीं है। मतलब आप जाएंगे, मान लीजिए कि आप यहाँ गए, ठीक है, ये संस्था है, इसके पास चले जाएंगे, या ये कॉइनडेक्स के पास चले जाएंगे, इनके पास गए, आपने करेंसी एक्सचेंज तो कर ली, लेकिन अगर ये इन्वेस्टर क्या हो गया है, यहाँ पर अब इन्वेस्टर को जो निवेश कर रहा है उसको लॉस हो गया है, तो अब वो लॉस के लिए कहाँ जाए, ये यहाँ पे हमारे में भारत में इसका कोई प्रावधान अभी नहीं है कि वो कहाँ जाएगा। ना कोई ऐसी संस्था है और ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस है, जाके खरीद सकता है यहाँ पे। ठीक है कि एक्सचेंज तो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन रेगुलेटर अथॉरिटी की कमी है भारत में। इससे क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। अगर भारत में पूछ लिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई मतलब रेगुलेशन वाली नियामक संस्था है तो नहीं है, लेकिन हाँ इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जाकर हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कहीं पर। और चाइना क्रैकडाउन के बाद कितने परसेंट की गिरावट आई है, 30% की गिरावट आई है। कितने परसेंट की गिरावट रही है, 30% की गिरावट रही है। अब हम लोग दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इंस्टेंट कोविड-19 रिजल्ट, माई लैब गेट्स ICMR अप्रूवल। डाई टेस्ट किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो डाई टेस्ट किट है,
माई लैब डिस्कवर सॉल्यूशन, ये क्या है? माई लैब डिस्कवर सॉल्यूशन, द फर्म दैट प्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट RT-PCR किट। इसने पहली कौन सी किट दी थी? RT-PCR किट। पहले आप लोग 1 साल से नाम सुन रहे होंगे RT-PCR का, जिसमें सलाइवा लिया जाता है और फिर नोज के थ्रू टेस्टिंग की जाती है। बहुत टाइम टेकिंग होता है ये, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लास्ट ईयर इसने क्या किया था? लास्ट ईयर RT-PCR लेकर आया था, और इस बार इसने क्या किया है? टुडे अनाउंस्ड ICMR's अप्रूव्ड फॉर्म डाई रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। ये कौन सी है गाइस? किसने बनाई है? माई लैब द्वारा बनाई गई है। किसको अप्रूवल दे दिया गया है? ICMR ने इसको अप्रूवल दे दिया गया है। किट का नाम क्या है? एंटीजन टेस्ट किट। ये एंटीबॉडी नहीं है, याद रखिएगा, एंटीजेंट है। ठीक है गाइस, एंटीबॉडी वाली दूसरी है, अभी ये एंटीजेंट है। ये एंटीजेंट बनाई है। इसके बाद अभी एक हम लोग किट की और चर्चा करेंगे जो एंटीबॉडी होगी। ठीक है गाइस, अब यहाँ तक देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो है किसने बनाई है, याद रखिएगा, RT-PCR के बाद बनाई गई एंटीजन टेस्ट किट बनाई गई है। पहले इन्होंने RT-PCR बनाई थी, ICMR ने इनको परमिशन दे दी है। किसने बनाई है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ICMR गाइडलाइंस दैट इंडिया मेड कोसेल्फ कैन बी यूज्ड बाय सिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल एंड इमीडिएट कॉन्टेक्ट्स और कन्फर्म्ड केसेस। अच्छा, इसका प्रयोग कब किया जाएगा? इस वाली किट का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब केस कंफर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें लग रहा है हमें कोविड है तो हम जाएंगे टेस्ट करेंगे, नहीं। जब कोई सिम्टम्स दिखेंगे, सिमेटिक्स होगा, तो क्या होगा? जब हमें सिम्टम्स दिखेंगे, सिमेटिक्स होंगे हमारे अंदर, तब हम इस किट का प्रयोग कर सकते हैं। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ सैंपल कलेक्शन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इससे क्या होगा? आप लाइए घर पे, अपना टेस्ट कर लीजिए और अपने आप को कंफर्म कर लीजिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी का उसकी ज़रूरत हो। किसकी गाइस? किसी भी एक्सपर्ट की, नर्स की, हॉस्पिटल की, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप इसमें को टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। गवर्नमेंट नोटिस फाइनल रूल्स फॉर 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस की आई होप हम लोग दूसरी या तीसरी न्यूज़ इस बार कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ है, वो कवर कर लेते हैं। बिल गेट्स का नाम सबने सुना होगा, आई थिंक। ठीक है, बिल गेट्स ने 1995 में पहली बार लॉन्च किया था। ठीक, क्या किया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सब लोग यूज़ करते होंगे और इससे ज़्यादा लोग क्रोम यूज़ करते होंगे। अब 2022 के बाद अब एक नोटिफिकेशन आया है कि जून 2022 के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग किया जाएगा। विंडो 10 वगैरह में अभी भी माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं, तो याद रखिएगा कि हटाया किसको जा रहा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को, और लाया क्या जा रहा है उसकी जगह पर? माइक्रोसॉफ्ट एज को। और ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग होता नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रयोग पहले से ही हो रहा है, ये बिल गेट्स ने बनाया था। ठीक है, आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ शिपिंग आवर वेब एक्सपीरियंस इंटरनेट एक्सप्लोरर इज फाइनली बीइंग लेड टू रेस्ट। क्या होगा? 25 साल के बाद इसको जो है रेस्ट दे दिया जाएगा, और किसको लाया जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एज को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट नोटिफाई 74 फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में। तो जब इसकी तरफ चलते हैं तो पहले समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस होते कितनी तरह के हैं। ठीक है, कि इंश्योरेंस है कितनी तरह के? तो 3 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक आपका होता है जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा, जैसे गाड़ी, हेल्थ, घर, इन सब के लिए हम लोग करवा लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस,
लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों को पता है, जीवन बीमा मृत्यु के आधार पर दिया जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका जो पैसा जमा किया होता है वो मिलता है। अब एक होता है, ये शायद कुछ लोगों के लिए नया भी होगा और कुछ लोग बहुत अच्छे से इससे अवेयर भी होंगे, री इंश्योरेंस। ये है री इंश्योरेंस। अब ये री इंश्योरेंस क्या होता है गाइस, कि री इंश्योरेंस ये उन लोगों के लिए है जो किसी कंपनी से जुड़े हैं। मान लो ये कंपनी ए है, ये एक जाति है, यहाँ पर मान लो एक प्लांट है, यहाँ पे ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन अगर ये पैसा डूब जाए, महामारी आ जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि इसने तो 10 लोगों से पैसा लेकर यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, इस पैसे की रिकवरी के लिए क्या करेगी वो, एक क्या करेगी, इंश्योरेंस करवा लेगी। तो ये इंश्योरेंस जो कहलाएगा, ये आपका इंश्योरेंस कहलाता है री इंश्योरेंस। मतलब कंपनी से जुड़े हैं जिनके प्रोजेक्ट डूबने का खतरा है। इसमें दोनों प्रकार की कंपनियां शामिल होती हैं। कौन कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी और निजी कंपनी। मतलब निजी बीमा भी करवा सकते हैं और प्राइवेट भी करवा सकते हैं। एक और होता है थर्ड पार्टी, ठीक है, जो पूर्णतः विदेशी है। मान लो ये पूरा फॉरेनर है, ये आया और भारतीय के साथ, किसी इंडियन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट में क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। तो इसमें इसका शेयर 49% रहता है और ऑनर इसका कौन सा रहता है, भारतीय रहता है, क्योंकि आपको पता है 51% शेयर जिसका होगा वो ऑनर ही रहता है। तो ये क्या हो गया, 51% इंडिया का था। और ये लेकिन जो नया बिल आया है उसके तहत किया गया है कि ये जो फॉरेनर्स है, इंडिया में आके अगर इनके साथ डील करके नया प्रोजेक्ट बनाता है तो इसमें इसका शेयर 75% हो सकता है। कितना हो सकता है गाइस, 75% हो सकता है। लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया है। जो आपका अभी जो परमिशन दी गई है, मतलब कि बजट 2020-21 में 22-21 में जो इंश्योरेंस संशोधन बिल लाया गया था, बीमा संशोधन अधिनियम जो लाया गया था, उसमें क्या था, 74% तो एफडीआई को परमिशन दे दी गई है। ठीक है गाइस, 74% क्या किया गया है, एफडीआई को परमिशन दे दी गई। द फाइनल मिनिस्टर हैज नोटिफाइड द फाइनल रूल्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट limit of 74% in the insurance sector which come into effect on May 19, 2021. The new agreement is expected to benefit 23 private life insurance, 21 private non-life insurance and 7 specified private health insurance companies. अच्छा, ये तो किसका कितना है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस, ये तो आर्टिकल में है। आर्टिकल बहुत बड़ा हुआ था, उसको जो शॉर्ट करके आपके लिए निकाला गया वो यही है कि बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के बजट में पेश किया गया था। इसको जो है परमिशन मिल गई है। अब एफडीआई कितना हो सकता है, 74%। अगर कोई फॉरेनर इंडियन के साथ आकर डील कर कोई नई कंपनी बनाता है तो 75% शेयर होल्डर ले सकता है। पहले कितना लेता था, 49%। ये दो चेंजेस बड़े किए गए हैं। अच्छा, ये जो 74%, 75% जो है ये बिल में मेंशन नहीं है, ठीक है, ये बिल में मेंशन नहीं है। इसमें क्या करना है, एपीडा का नाम, सॉरी एपीडा नहीं, आप लोगों ने नाम सुना एरिडा का, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी है इंश्योरेंस वाली वो देख लेंगे। उसमें हम लोगों ने मेंशन किया था किसको, ये IRDAI का। तो ये इसको डिसाइड करेगा, ये बिल में नहीं है लेकिन एक चेंजेस है। 74% एफडीआई की परमिशन है और मार्जिनल जो था सॉल्वेंसी मार्जिनल लिमिट्स उसको बढ़ा दिया गया है। सॉल्वेंसी मार्जिनल लिमिट्स क्या होती है वो समझ लीजिए कि पहले तो सॉल्वेंसी क्या होती है और फिर सॉल्वेंसी मार्जिन, पहले समझ लीजिए सॉल्वेंसी मार्जिन होता क्या है। मानिए एक कंपनी है, इसमें 100 लोगों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। मान लो 10 लोगों से बीमा लिया, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, ठीक है गाइस। मान लो इन्होंने आए और यहाँ पे क्या किया, ये इंश्योरेंस कंपनी थी, यहाँ पे अपना इंश्योरेंस करवा लिया। अब इसमें ये 3 लोग मर गए। अब इनके पास पैसा कितना बचा, मान लो इनका पैसा मिलाकर है 1 करोड़। इनको बीमा कितना देना है, 3 लोग मर गए तो 30 लाख रुपए,
कितना बीमा देंगे? 30 लाख रुपए, मतलब 70 लाख रुपए इनके पास बचेंगे। फिर से समझ लीजिए, ये कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक। ये सारे इन्वेस्टर हैं, ये मान लीजिए पूरे 100 इन्वेस्टर हैं। टोटल पैसा कितना है? 1 करोड़। ये 1 करोड़ क्या है? इनकी एसेट है, ये इनकी एसेट है, ठीक। इसमें से मान लो 3 लोग बीच में ही मर गए, तो ये कितना हो गया? अब इनको वापस अब ये 3 लोगों का पैसा जो 30 लाख है वो क्या है? इनकी लायबिलिटी हो जाएगी कि ये इनको वापस देना है। तो जो आपका डिफरेंस निकल कर आता है 1 करोड़ प्लस ये 30 लाख, तो ये जो डिफरेंस बीच में निकलेगा, ये डिफरेंस क्या होगा? आपका सॉल्वेंसी मार्जिन होगा। क्या होगा गाइस? सॉल्वेंसी मार्जिनल होगा। मान लो कि एसेट 1 करोड़ की है और 30 लाख रुपए की लायबिलिटी है, तो इसके बीच का अंतर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंसी मार्जिनल कहलाएगा, यानी 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए क्या हो जाएगा? इसका सॉल्वेंसी मार्जिन हो जाएगा। तो जो सॉल्वेंसी मार्जिन का जो पहले हिस्सा था वो कितना था? 1% के आसपास था, लेकिन अब कह दिया गया है सॉल्वेंसी मार्जिन अब 75% रखना पड़ेगा, ठीक। पहले आप कम रख सकते थे, लेकिन अब आपके पास 1 करोड़ है तो 60 लाख रुपए क्या करिए? रखो अपना, किसमें? सॉल्वेंसी मार्जिनल के रूप में, और 40 लाख रुपए अपना आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये याद रखिएगा, छोटी सी न्यूज़ है लेकिन काफ़ी है कि अब इसमें फॉरेनर एफडीए मतलब परमिशन दे दी गई है कि नहीं, ये क्वेश्चन यही बनेगा, बन सकता है। बीमा संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधान क्या क्या है? 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, 1 2 3 अब बता देगा, ए है, ए बी है, बी सी है, ऐसे करके आपसे पूछ लेगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बीमा संशोधन अधिनियम क्या है। 74% एफडीआई और 75% क्या किया गया है इसमें? जो फॉरेनर्स हैं उनको परमिशन दे दी गई है एसेट रखने की। आईआरडीए क्या है? और आईआरडीए जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस की क्लासेस देख लेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं रिवाइव एंड रैशनलाइज जीएसटी ऑन टूरिज्म वैल्यू चेन। एक संस्था का नाम आ रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। जीएसटी तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन अब एक संस्था का जो नाम है फेथ, क्या है गाइस? फेथ नाम है इसका। ये है इसका फुल नाम है फेडरेशंस ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। क्या नाम है गाइस इसका? फिर से सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अर्जेंट द फाइनेंस मिनिस्टर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री फॉर मेजर्स फॉर रिवाइव एंड रैशनलाइज ऑफ जीएसटी इन टर्म्स ऑफ इंडियन टूरिज्म वैल्यू चेन। कुछ मत याद रखिएगा, इस संस्था का नाम याद रखिएगा, ठीक है गाइस। पूछ लेगा हाल ही में टूरिज्म के लिए एक संस्था थी, अब बताइए फेथ थी कि दूसरी एपीडा थी या कौन सी थी, ठीक है, आईआरडीए थी। तो ऐसे पूछ लेगा, इसको याद रखिएगा। इन्होंने कहा क्या है कि देखिए ऐसा है, फेथ इज द पॉलिसी फेडरेशन ऑफ द नेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिंग द टूरिज्म ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडिविजुअल्स इंडिया, ठीक है, इंट्रोड्यूस इंडिया करके है ये। तो इसमें क्या है कि इसमें बस एक ये संघ है टूरिज्म का, ये गया है गवर्नमेंट के पास, इसने बोला है कि देखो भैया ऐसा है, जीएसटी हमारा माफ़ कर दो, क्योंकि हमारे पास क्या है इस बार कुछ इनकम हुई नहीं है, सब कुछ क्या चल रहा है, एकदम घाटे में चल रहा है। तो फेथ क्या है? फेथ इज़ द पॉलिसी फेडरेशन ऑफ ऑल द नेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द टूरिज्म ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या है गाइस? इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बस इस संस्था का नाम याद करना है। अब एक तिलहन की बात की जा रही थी, अब उसके बारे में भी सुन लीजिए कि देश में तिलहन को बढ़ाने के लिए किया क्या जा रहा है। अभी इससे पहले हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था उसमें ये डिस्कस किया था कि जो आपका तिलहन है, तिलहन क्या मतलब,
9 तरह के ईटेबल ऑयल होते हैं, उसका जो एक्सपोर्ट महंगा हो गया है। पाल्म ऑयल के ऊपर 60% टैक्स देना पड़ता है, अगर आप 100 रुपये का खरीदते हैं तो 60 रुपये टैक्स में चला जाता है। ऐसे करके हम लोगों ने पीछे की क्लासों में बहुत बात की थी। अब देखिए उस वहीं से लिंक है ये दूसरी न्यूज़ का, सेंटर ड्राफ्ट फॉर स्ट्रेटजी टू लेफ्ट आउटपुट्स, ठीक है, सीड्स आउटपुट्स का है। तो इसमें क्या किया गया है, द सेंटर प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट सीड किट्स ऑफ हाईली हील्ड सोयाबीन एंड ग्राउंडनट वेराइटीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू फार्मर्स एज पर ऑफ इट्स फोर prudent approach to increase oilseeds production in the country. The free kit are worth 233 crore that will be distributed during the Kharif season starting June. As per the plan, chalked out the recent national conference on Kharif campaign, these seed kits and minimum kits would be distributed by the National Food Security Mission. अब ये किसके तहत लाया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत लाया गया था। गाइस इसको समझ लीजिए, भारत में जो कंजप्शन है, मतलब जो डिमांड है, कितना है, 25% है, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट का डेटा है कि हम लोग तेल इतना ज़्यादा खाते हैं कि हमारे वहाँ सिर्फ हम लोग 25% तेल क्या करते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं, ठीक है। और 15 मिलियन टन भारत का प्रोडक्शन है। अब हम लोग अगर 25 मिलियन टन कंज्यूम करते हैं, उसमें से अगर 15 मिलियन टन भारत का प्रोडक्शन है, तो हमें 10 मिलियन टन के आसपास या 14 पॉइंट, ये डेटा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो 14% के आसपास क्या करना पड़ता है, मंगवाना पड़ता है। इसमें भी हम 9% कौन सा तेल मंगाते हैं, पाम ऑयल मंगवाते हैं। पाम ऑयल हम कहाँ से मंगाते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया से मंगाते हैं, ठीक है गाइस। तो अब गवर्नमेंट ने कहा है ये भैया जो 14% का या जो 10% का पैसा बाहर जा रहा है एफडीआई के रूप में, जो हमारे पास से निकल जाता है, और फिर ये देश क्या करते हैं, इंडोनेशिया मलेशिया, इनके पास तो प्रोडक्शन कम होने लगता है, सब डिमांड बढ़ती है, तो सप्लाई इनकी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। पीछे की क्लास में हम लोगों ने पूरा क्लीन किया था इन सारी चीज़ों को, एकदम टैनिंग की तरह एकदम क्लीन थी ये चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि ऐसा है कि अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर अगर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का देखें तो तुर्की, मलेशिया और चाइना ये हमेशा किसके फेवर में रहते हैं, पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं, तो हमारी इनसे ज़्यादा बनती नहीं है। लेकिन अब हम खाने के लिए और तेल के लिए किस पे डिपेंड है, इंडोनेशिया और मलेशिया पे, और पता नहीं वो कब बंद कर दें। तो भारत ने सोचा है कि हम लोग जो है प्रोडक्शन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कहाँ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, भारत में। तो भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो इन्होंने बोला है कि भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग 4 वाली क्या है, 4 प्रोग्नेंट स्ट्रेटजी लेकर आएंगे। किसके लिए, सोयाबीन और मूंगफली के लिए, ठीक है। तो इनकी जो पॉलिसी है वो है कि देश के वो 73 ज़िले, सुनिएगा आराम से, द 4 प्रोग्रेंट एक्शन प्लान invest by the central with the help of state seed agency, including distribution of seeds of soybean varieties yielding not less than 20 क्विंटल्स पर हेक्टर, वर्थ 104 करोड़। अच्छा, इसको ये है कि देश के जो 73 ज़िले हैं जहाँ पे पहले सोयाबीन अच्छा होता है, मान लीजिए हमने ये एक एरिया लिया है, ये दूसरा एरिया लिया है, ये तीसरा लिया है, ये चौथा लिया है। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ये 1 है, ये 2, 3 और ये 4। अब आप ये मान के चलिए कि ये वो एरिया है जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा मेहनत के अच्छा हो जाता है। तो ये 73 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सोयाबीन अच्छा हो जाता है। उनको क्या करना है, पर हेक्टर के लिए हाई वैरायटी सीड्स देनी है। क्या देना है, हाई वैरायटी सीड्स देनी है, ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाले बीज देने हैं। उससे क्या होगा, इनका पर हेक्टर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्लाइमेट अच्छा हाई है, सॉइल अच्छी है, फर्टिलाइज़र अच्छा है,
हो जाएगा। लेकिन अब आए हम दूसरे पे, तो सोयाबीन के ऐसे क्षेत्र 41 जहाँ पे सोयाबीन होता है, ऐसे 41 जिले जहाँ पहले से सोयाबीन होता है, उनका क्षेत्रफल क्या है और ठीक ठाक क्षेत्रफल है, तो उसके लिए क्या करेंगे, beside it would explore the possibilities of growing soybean as intercrop in an area of around 147500 hectare in 41 districts in 6 states including Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, Telangana and Chhattisgarh. The seeds used for this expected to cost around 76 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे किट दी जाएगी। किट मतलब उसमें कई सारी चीज़ें होंगी, थोड़ा बहुत क्या करा जाएगा, एफर्ट्स लगा दिया जाएगा जिससे क्या हो सके, अच्छी क्रॉप हो सके। किसकी, सोयाबीन की। अभी तक हम लोगों ने तो 2 पॉइंट डिस्कस करे हैं और दोनों पॉइंट किसके डिस्कस करे हैं, सोयाबीन के। अब तीसरी बात आती है जो 90 जिलों में किट बनाकर देना है बीज, खाद इत्यादि का। तो अब ये कह रहे हैं द थर्ड वन विल कवर 90 districts in 9 states consisting all major 8 सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट एंड बिहार। मतलब पहले के जो हैं वो महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ वाले, उसके बाद बिहार। द सेंट्रल गवर्नमेंट सीड एजेंसी विल सपोर्ट सीड मिनी किट वर्थ 40 करोड़ फॉर द सेम। अब क्या किया जाएगा इसमें, तीसरा वो है कि जिसमें किट भी दी जाएगी, उर्वरक दिया जाएगा, इरिगेशन की सुविधा बताई जाएगी, कैसे क्या है ये सारी चीज़ें। अब लास्ट वाला है आपका, जो ये लास्ट बचेगा ये होगा, इसमें मूंगफली अच्छी करनी है, मतलब मूंगफली की क्वालिटी को बेस्ट करना है। द फोर्थ वन इज फोकस्ड ऑन ग्राउंडनट वेयर सीड वर्थ 13 करोड़ विल बी गिवन टू फार्मर्स इन 7 स्टेट सच आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है गाइस, याद कर लीजिएगा सोयाबीन, मूंगफली इस समय बहुत ज़्यादा है। 9 के 9 तेल याद कर लीजिएगा कौन से हैं। एक्शन प्लान क्या है, पहले वाले जहाँ पे पहले से अच्छा सब कुछ हो रहा है थोड़ी हेल्प कर देना, दूसरे वाले में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, तीसरे में और एफर्ट्स लगाना, चौथा मूंगफली ग्राउंड नट्स के लिए है। ठीक है गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये वाली न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एशियन बुफेलो मीट की। आप में से शायद किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि भारत में जो बुफेलो मीट है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, एपीडा जो है आपकी, एपीडा के बारे में एग्रीकल्चर क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिन्होंने ना देखा हो वो देख लें, बार बार चीज़ें डिस्कस करना समझ में नहीं आता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी क्या करती है, ये भारत में कृषि और पशुपालन, बागवानी इत्यादि के एक्सपोर्ट के लिए कार्यरत हैं। कौन है गाइस ये कार्यरत, एपीडा ये है। अभी कंप्लेन आना स्टार्ट हो गया था कि ये जो मीट है ग्लोबल लेवल पर, क्योंकि भारत क्या है ग्लोबल लेवल पर इसका एक्सपोर्टर है, तो अभी कंप्लेन आना स्टार्ट हो गया था कि भारत के जो मीट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है गाइस, प्रॉब्लम थी कि इंडियन बुफेलो मीट इज एक्सपोर्ट एज पर ग्लोबल क्वालिटी नॉर्म्स एपीडा। इंडिया हैज सेड दैट buyers abroad could safely import Indian origin frozen boneless buffaloes meat as it's prepared in accordance with OIE, यानी इंटरनेशनल एजेंसी है जो OIE, ये क्या करती है, सर्टिफाइड है। और बुफेलो मीट इंडिया का बिल्कुल सही है, कौन सा, बोनलेस वाला। ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ इसमें एपीडा इंपॉर्टेंट है, एपीडा एग्रीकल्चर के लिए है, याद कर लीजिएगा। एक छोटी न्यूज़ है जीआई टैग्ड, ये एक चीकू होता है आपका, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, जो यूके में बेचा जाता है। इसको क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। कंसिंजमेंट ऑफ दहानु
एक्चुअली ये जो है आपका एक गांव है, कहाँ पे है, मुंबई के पास पालन घाट का जिला, और जहाँ पे दहानू गांव में है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक नया बंदरगाह भी बनाया जा रहा है गाइस। यहाँ का जो चीकू है फेमस गोलवद सपोटा, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखिएगा। ये गांव कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। गांव का नाम क्या है, दहानू। दहानू। यहाँ पर एक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है, जो सबसे गहरा बंदरगाह बनाया जाएगा। डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट इंडिया का जो पोर्ट बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जा रहा है शिपमेंट के लिए, दहानू गांव में बनाया जा रहा है। दहानू गांव कहाँ पर है, मुंबई के पास है। यहाँ के जो चीकू है घलवाड, ये वाला जो चीकू है आपका घोलवाद, इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग जिसको भी दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में चीकू सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है गाइस, अब आते हैं ब्लैक फंगस पे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो ब्लैक फंगस डिजीज़ है, इसमें लिखी नहीं है लेकिन सुन लीजिए, अच्छा लिखी है, ये मेंशन है। इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है, एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है, ब्लैक फंगस के बारे में कई दिन से आप लोग सुन रहे हैं, तो मतलब कि किसी भी फंगस को सॉरी अगर किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है, तो इसको जो होता है सीएमओ के पास क्या करवाना होता है, रिपोर्ट करवानी होती है। जैसे मान लो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे 10 केस ब्लैक फंगस के आ गए हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट, एक डाटा बनाकर किसको देना पड़ेगा, सीएमओ को, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को देना पड़ेगा। और चीफ ऑफिसर क्या करेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, सीएमओ है। ये हॉस्पिटल है, ये 10 पेशेंट किसके हैं, ब्लैक फंगस के हैं। डाटा कहाँ जाएगा, रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट सीएमओ के पास। सीएमओ अपडेट करवाने के लिए कहाँ देगा, आईडीएसपी के पास। किसके पास देता है गाइस, आईडीएसपी के पास देता है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम। यहाँ से पता रहता है कि कितने केस आए, कितने केस गए। ये जो गवर्नमेंट डाटा जारी करती है वो आपके इन्हीं आंकड़ों के आधार पर जारी करती है। अब आप लोग समझ गए होंगे, जितना भी केस आएगा कहाँ आएगा, हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड कहाँ पर होंगे, हॉस्पिटल के अंदर। डेटा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, सीएमओ के पास। सीएमओ अपडेट करने के लिए कहाँ देगा, आईडीएसपी के पास। और ये कहाँ पे रजिस्टर्ड होती है, सॉरी ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है। और इसको किसकी हेल्प से बनाया गया था, डब्ल्यूएचओ की सहायता से इसको 2004 में बनाया गया था। ठीक है गाइस, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है। कैसे क्या प्रोसेस होता है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि डाटा कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है और एपिडेमिक किसको घोषित किया गया है। एक क्लास हम लोग लेंगे एपिडेमिक एक्ट के ऊपर, क्योंकि इस समय एपिडेमिक एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी एक्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये सब हम लोग अलग से करेंगे। सेंटर डिक्लेयर्ड ब्लैक फंगस एन एपिडेमिक गिवन द रीसेंट डिसीज इन ब्लैक फंगस mucormycosis is patient with COVID-19. The Health Ministry has notified it under the Epidemic Act, Epidemic Disease Act. Epidemic Disease Act कौन सा है आपका, 1897 का है। कब का है, 1897 का है। कौन सा है, Epidemic Disease Act, and urgent all states and union territories to declare it and the epidemic. सारे स्टेट और यूनियन टेरेटरीज क्या करेंगे, इसको एपिडेमिक को घोषित करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और एक और न्यूज़ देखते हैं। लेंडर्स कैन गो आफ्टर पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट एससी। एक्चुअली होता क्या है गाइस कि अगर इसकी बात करें, lenders can go. The Supreme Court upheld a government move to all lenders to initiate insolvency proceeding, engaged personal guarantors who are usually promote or big business house along with the stressed corporate initiates for whom they gave guarantee.
अ बेंच हील्ड एट द नवंबर। एक्चुअली ये हुआ क्या था कि मान लीजिए कि ये एक बैंक है, ठीक है गाइस, ये मिस्टर ए हैं, ये है पीएनबी। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है थोड़ा इसमें से। अब इनको डालना है कंपनी, उसके लिए चाहिए इनको लोन। अब लोन लेने पहुंचे ये बैंक, बैंक ने पूछा हु आर यू, ठीक है। अ, तो इन्होंने बोला गवर्नमेंट की इतनी सारी स्कीम चल रही है, हमको लोन चाहिए। इन्होंने कहा भैया नहीं, गारंटी लेकर आओ तब मिलेगा। इनके पड़ोसी थे XYZ, इनके पास गए, कहें भैया हमको जो है लोन लेना है, कहीं चलो। ये इनके साथ कहाँ चले गए, बैंक चले गए। इन्होंने क्या ले ली, इनकी गारंटी ले ली। अब गारंटी लेने के बाद क्या हुआ, अभी तक तो सब सही चल रहा था, पैसा मिल गया। अब ये जो मिस्टर ए थे, कुछ दिन के बाद लोन की EMI नहीं दी, 3 महीने निकल जाते हैं, लोन क्या बन जाता है, NPA बन जाता है। पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो करंट में आता रहेगा, पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, जिसका लोन रिकवर नहीं हो रहा था। अब ऐसी कंडीशन में ये एक बार इनके पास जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, ये मिलेंगे नहीं। XYZ के पास जाएंगे, कहेंगे भैया हमको पता नहीं ये कहाँ गए हैं। तो होता क्या था कि जो लोन होता था वो डूब जाता था, बैंकों का लोन क्या होता था, डूब जाता था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी व्यक्ति, ये जो XYZ हैं, ये अगर गारंटर बनकर आएंगे और अगर ये इनका पड़ोसी भाग जाता है पैसा लेके, तो रिकवरी किससे की जाएगी, XYZ से की जाएगी। समझ में आ गया, ये सिंपल सा प्रोसेस था। तो ये एक्ट क्यों लाया गया, जिससे लायबिलिटी को बढ़ाया जा सके। अच्छा, XYZ का अपना इंटरेस्ट होता है, तब वो ए के पास गए, ए ने बोला हम आपको दे देंगे 30%, आप मेरी गारंटी ले लो, हम भाग जाएंगे। इनसे रिकवरी हो नहीं पाती थी, इनको पैसा फ्री फंड का मिल जाता था, ठीक है। तो ए तो पैसा लेके भागा, बी को, इनको XYZ को फ्री फंड का पैसा मिल गया। नुकसान किसका हो गया, ये बैंक ब्रांच का क्या हो गया, नुकसान हो गया। बैलेंस शीट, NPA, ये सारा मुद्दा हमारे वहाँ 2014 से चल रहा है। जो भी तैयारी में होगा उसको पता होगा, जो जिनको नहीं पता है उन्हें पता चल जाएगा। तो क्या हो रहा था कि बैंकों के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो गारंटी लेगा वो क्या करेगा, बाद में भुगतान करेगा, ठीक है। ये छोटी सी न्यूज़ थी। क्वेश्चन में आ जाए कि पर्सनल गारंटर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द लोन, तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब गारंटर्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। आ ब्रांच हेल्ड एट द November 5, 2019 notifications of the center allowing creators, usually financial institutions and bank, engaged personal guarantors under the इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग साइक्लोन डीप कोवन किट की बात कर लें। ये बनाई किसने है, डीप कोवन किट बनाई है DRDO ने। किसने बनाई है गाइस, DRDO ने बनाई है, ठीक है। डीप कोवन किट है किस लिए, याद रखिएगा, छोटी सी न्यूज़ है। डीप कोविड किट किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। कोविड के लिए बनाई है, कोविन लगा हुआ है, एंटीबॉडी के लिए बनाई है, ना कि एंटी एजेंट के लिए। एंटी एजेंट के लिए पहले बनाई गई है। इतनी बात क्लियर है। अब साइक्लोन की बात कर लेते हैं। साइक्लोन का आप लोगों को पता ही है, अब वेस्ट बंगाल में जो आने वाला है उसका नाम जो है यास है। क्या है गाइस, यास नाम है उसका। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग साइक्लोन यास की बात हो गई है। गावी के बारे में सुना होगा शायद, पहले की क्लास में एक छोटी न्यूज़ और है, देख लीजिए। गावी, गावी है ग्लोबल अलायंस वैक्सीन इंटरनेशनल। इसको क्या कहा गया था, एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत के साथ। इसने बोला था, भारत ने बोला था हम तुमको कोविड की दवाइयाँ देंगे,
लेकिन भारत ने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि इनके पास दवाइयाँ हैं नहीं। ठीक है गाइज, तो अब ये कहाँ पर गए हैं, अब गावी कहाँ पर गया है, गावी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ग्लोबल अलायंस वैक्सीन इंटरनेशनल है। अब ये किसके पास गया है, जॉनसन एंड जॉनसन के पास गया है, किसके पास गया है, जॉनसन एंड जॉनसन के पास। ठीक है, अब ये उससे दवाइयाँ लेगा। इनकी दवाई कौन सी है, जॉनसन एंड जॉनसन की 1 डोज वाली हैं। अब एक है निधि फॉर कोविड 2.0। अब ये देख लीजिए कि निधि 2.0 है क्या। निधि मतलब पैसा होता है, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, अब ये देखिए कि इसको बनाया किसने है, तो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस फंड को तैयार किया है। कोविड सेकेंड वेव में जो भी इंटरप्रेन्योरशिप है, द डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी invited applications for Indian startups and firms to develop new technologies and innovation products that will be enable to country to effectively fight the second wave of the pandemic। तो पैंडेमिक जो है हमारा, इसके लिए क्या किया गया है, सेकेंड वेव बनाई गई है, सेकेंड वेव के लिए निधि फंड बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि वो जाए और नया स्टार्टअप तैयार करे और उसमें वैक्सीन बनाए, ठीक है गाइज, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इनोवेशन करे, कोई खोज करे, कोई शोध करे, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, उसके लिए उसको पैसा दिया जाएगा। कौन देगा, निधि कोविड 2.0 सेकेंड वेव के लिए बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। दिस एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट ट्रैक्ड एंड गिवन फंडिंग अंडर द न्यू इनिशिएटिव्स कॉल्ड। ठीक है, एक और है, ये है आपका NSTEOB, ये है आपका नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी हेल्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। अब अगर ये पूछ ले कि NSTEOB क्या है, तो क्या देगा, ये हेल्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा। तो इसमें क्या करेंगे, लोग जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एप्लीकेशन फिल करेंगे, और इसके तहत की हुई एप्लीकेशन जो सेलेक्ट होंगी उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, निधि कोविड 2.0 के तहत मिलेगा। ठीक है गाइज, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक है कवच। कवच, जो कवच है, कवच के अंदर स्टार्टअप क्या होंगे, वो अप्लाई करेंगे। ठीक, पैसा कहाँ से मिलेगा, NIDHI फॉर कोविड 2.0 के तहत। ठीक है, इसकी स्थापना हेल्थ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, किसकी, NSTEOB की, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योर ऑफ बोर्ड। ठीक है, इसको क्या किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी, इसके तहत कवच लाया गया। कवच में क्या किया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन जब अप्रूव हो जाती है तो फंड कहाँ से दिया जाएगा, निधि फॉर कोविड 2.0 से। आई होप कि आप लोगों को क्लास क्लियर होगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिए, अदरवाइज़ क्लासेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है गाइस। ठीक है, थैंक यू, बाय।